हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट BHDE 107 या हिंदी संरचना का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में प्रथम पार्ट के टॉपिक भाषा व्यवस्था की संकल्पना तथा भाषा संरचना का तात्पर्य पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सब्जेक्ट के अन्य लेसन्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां से अन्य लेसन्स को भी देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप अन्य लेसन्स को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, चलिए तो आज के लेसन को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। भाषा व्यवस्था की संकल्पना। इससे कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार को स्पष्ट कीजिए, या भाषा व्यवस्था के संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, या लॉन्ग और पारोल के अंतर को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर लॉन्ग और पारोल को समझ लेना पहले जरूरी है, क्योंकि ये कुछ नहीं है, भाषा व्यवस्था को ही लॉन्ग कहते हैं और भाषा व्यवहार को ही पारोल कहते हैं। तो अर्थात भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार को अगर हम लोग लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग और पारोल का अंतर भी ऑटोमेटिक स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। भाषा एक व्यवस्था है। यह बात भाषा विज्ञान के जनक सस्यूर ने प्रतिपादित की थी। व्यवस्था का अर्थ नियमबद्ध तरीके से भाषिक इकाइयों का ऐसा संगठन जिससे भाषा का एक व्याकरणिक रूप बनता है। सामान्यतः हम औपचारिक बातचीत में तथा लिखने में भाषा के इसी व्यवस्थित रूप का प्रयोग करते हैं। सस्यूर ने भाषा को समझने के लिए दो संकल्पनाएं दी है। पहला, भाषा व्यवस्था, जिसको लॉन्ग भी कहते हैं, और भाषा व्यवहार, जिसको पारोल भी कहते हैं। ये लॉन्ग भाषा का वह रूप है जो नियमबद्ध, मानक और आदर्श होता है। भाषा व्यवहार इसी रूप का प्रजनित विकल्पन होता है। भाषा व्यवस्था एक रूपी होता है क्योंकि वह एक जैसी व्यवस्था में बंधा रहता है, जिसका अभिपालन हम भाषा प्रयोग की आदर्श स्थिति में करते हैं। इसके विपरीत पारोल विविध रूपी होता है क्योंकि इसका प्रयोग हम अपनी क्षेत्रीयता, सामाजिक वर्गभेद, शिक्षा या परिस्थितियों संदर्भ में बंधकर करते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी भाषा का एक मानक रूप है। पुस्तकों में, शिक्षा के माध्यम के भाषा के रूप में, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम में, जनसंचार के माध्यम में, अर्थात कुछ निश्चित क्षेत्रों में भाषा व्यवस्था ही अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। पारोल या भाषा व्यवहार भाषा का व्यवहारिक रूप है। इसमें भाषा की मानकता को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि विशेष संदर्भ और परिस्थिति में संप्रेषण की क्रिया को संपन्न करने की अभिलाषा को। जो हिंदी हम अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं अथवा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण टीवी में देखते हैं उसमें, तथा जो हिंदी हम अपने घर परिवार में मित्रों से या अन्यों से करते हैं, भिन्न होती है। इस प्रकार व्याकरण सम्मत भाषा को भाषा व्यवस्था और बोलचाल की भाषा को भाषा व्यवहार कहा जा सकता है। प्रत्येक भाषा समुदाय के पास भाषा के ये दोनों रूप उपलब्ध होते हैं। भाषा व्यवस्था से बंधे भाषा रूप का प्रयोग हम औपचारिक परिस्थितियों या संदर्भों में करते हैं, जबकि भाषा व्यवहार से संबंधित भाषा रूपों का प्रयोग अनौपचारिक परिस्थितियों में करते हैं। समाज के सदस्यों के पास अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा के अनेक रूप होते हैं, जिससे वह अपनी बात को किसी के सामने प्रकट कर सके। जैसे बुजुर्गों के साथ किसी और भाषा का प्रयोग, मित्रों के साथ किसी और भाषा का प्रयोग, अपने भाई बहन के साथ भी किसी अन्य प्रकार की भाषा का प्रयोग करना आदि। भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार, इन दोनों का प्रयोग समयानुसार और
आवश्यकता अनुसार करना होता है। मानव मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की भाषा को ग्रहण करने की अतुलनीय क्षमता होती है। हमारा मस्तिष्क किस समय, कहाँ, कब, किससे किस भाषा का प्रयोग करना है सहजता से निर्णय कर लेता है। भाषा भंडार ही मनुष्य मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता है। भाषा विज्ञान के चिंतक चॉम्स्की ने भी इस व्यवस्था को भाषा का आदर्श माना है। आधुनिक भाषा को संरचनात्मक इकाइयों के माध्यम से दो भागों में विभक्त करने का प्रयास किया गया है। पहला व्यवस्था के आधार पर और दूसरा व्यवहार के आधार पर। व्यवस्था के आधार पर भाषा को जैसे मानक भाषा, व्याकरण सम्मत भाषा, औपचारिक भाषा तथा परिनिष्ठित या शुद्ध भाषा। व्यवहार के आधार पर जैसे सामाजिक शैली, क्षेत्रीय शैली, प्रयोजनमूलक शैली और मिश्रित शैली। भाषा संरचना की इकाइयों के अभाव में किसी भी प्रकार के भाषा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव होता है, जिसके फलस्वरूप हम भाषा के आदर्श रूप से वंचित रह जाते हैं। गांवों और कस्बों में रहने वाले लोग अपने वार्तालाप में मानक हिंदी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वे लोग अपने ही भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का कारण उनका अशिक्षित होना है। इस प्रकार के लोग हिंदी के औपचारिक रूप यानी उसके लिखित रूप से भी वंचित रहते हैं। समाज में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो भाषा के आदर्श रूपों से परिचित हैं। हिंदी का मानक रूप भाषा के विकास का विस्तार करने में काफी सहायता प्रदान करता है। भाषा के विकास का प्रमाण उसकी लिखित सामग्री होती है। किसी भी प्रकार की भाषा के विकास का मानदंड उसका व्याकरण उपलब्ध होना है। मानक रूप में व्याकरण सम्मत भाषा को उसका वास्तविक रूप माना जाता है, जिसका प्रयोग लेखन और औपचारिक संदर्भों में किया जाता है। हमारे जीवन में भाषा व्यवहार का काफी महत्व होता है। ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है जो भाषा व्यवस्था पर पर्याप्त अधिकार रखते हैं। इसके पश्चात भी मानक भाषा का प्रयोग व्याकरण में अभिष्ट माना जाता है, जैसे पाठ्य पुस्तकों का माध्यम, साहित्य लेखन आदि। मानक भाषा की संपूर्ण जानकारी अर्जित करके हम औपचारिक भाषा व्यवहार को और ज़्यादा प्रभावशाली और समर्थ बना सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया जो भाषा का मानक रूप है, जिस रूप में लिखा जाता है तो वो रूप हो गया भाषा का व्यवस्था वाला रूप, और जो हम लोग दूसरे से बातचीत करते हैं, सामान्यतः बोलते हैं, वो हो गया भाषा का व्यवहार का रूप। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है भाषा संरचना का तात्पर्य। इससे भी कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भाषा संरचना से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए, या सस्यूर की भाषा संरचना संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। भाषा एक व्यवस्था है और उसकी यह व्यवस्था संरचनात्मक इकाइयों के सही संगठन से निर्मित होती है। हम भाषिक संरचनाओं को भाषा व्यवस्था का अंग भी कह सकते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे से विचार विनिमय करता है तथा अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे मन के भावों और विचारों को समझते हैं। ठीक है, भाषा का दो रूप होता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मनुष्य कई विधियों से अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है, अर्थात सिर्फ बोलकर और सुनकर ही नहीं, और कई तरीके हैं जिस तरीके से हम अपने बातों को, अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे बातचीत करते समय आंख, हाथ, सिर के संकेतों से भी कुछ ना कुछ हम कहते हैं। इसी तरह कभी पांव पटक कर, दांत पीसकर, जीभ दिखाकर, ऐसे ही आंगिक क्रिया करके भी हम भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार की
विभिन्न आंगिक क्रियाओं के द्वारा मनुष्य अपने विचार को व्यक्त करता है, लेकिन इस प्रकार की क्रियाओं को भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा नहीं माना जाता। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह सीमाबद्ध होनी चाहिए। भाषा की संरचना का अध्ययन करना ही भाषा विज्ञान का कार्य है। आधुनिक भाषा विज्ञान का उद्देश्य भाषा की आंतरिक संरचना को समझना और उसे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना है, और इसी से इस तथ्य की पूर्णता पुष्टि होती है कि भाषा संपूर्ण रूप से संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था है। भाषा व्यवस्था की चर्चा करते हुए सस्सूर ने कहा था कि भाषा अभिव्यक्ति की एक पद्धति है। सस्सूर ने यह भी कहा था कि जो भी पद्धति का ढांचा होता है उसे उसकी संरचना माना जाता है। सस्सूर ने भाषा संरचना को स्पष्ट करते हुए कहा है, भाषा एक व्यवस्था है। भाषा व्यवस्था का एक अपना निश्चित ढांचा होता है, इसीलिए उसे भाषा की संरचना कहा जाता है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था या पद्धति के एक या एक से अधिक अंग हो सकते हैं। इस प्रकार से सभी अंग एक होकर एक ही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं। भाषा व्यवस्था के भी कई अंग होते हैं और उन अंगों के आधार पर भाषा के किसी भी प्रकार के रूप को विश्लेषित किया जा सकता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि ऐसे क्या होता है, वो तो भाषा का सबसे छोटी इकाई है, लेकिन स्वतंत्र रूप से इसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात यह निरर्थक होती है। ध्वनियों को भाषा की मूल इकाई माना जाता है। ध्वनियों के योग से ही शब्द का निर्माण होता है। वो भी क्या होता है कि सार्थक मेल होना चाहिए, तो ही क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। ऐसे सामान्यतः हम लोग जैसे बोलते हैं क, ल, ये निरर्थक ध्वनियां हैं, लेकिन इन्हीं से निर्मित जैसे कल, काल, बल जैसे सार्थक शब्द बन जाते हैं। किसी भी भाषा में सर्वाधिक संख्या शब्दों की होती है। इसी कारण से शब्द को भाषा का दूसरा रूप कहा जाता है। शब्द, रूप व पद, इन तीनों ही इकाइयों की अपनी अपनी महत्ता होती है। आगे के चैप्टर में हम लोग ये शब्द, रूप और पद, इन तीनों का जो सूक्ष्म अंतर है उसको हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर ये नाम जानना ही जरूरी है। इन तीनों का अलग से कोई महत्व नहीं माना जाता, लेकिन जब शब्द और पदों का सामंजस्य स्थापित होता है तो वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य पूर्णतः अर्थवान होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी बात किसी से भी करते हैं तो यह वाक्य के माध्यम से ही करते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात को सहज ही समझ लेता है। भाषिक इकाई में अर्थ का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब भी हम किसी से अपनी बात करते हैं तो उसका अर्थ निकलना आवश्यक होता है। वो बात चाहे मौखिक रूप में हो चाहे लिखित रूप में हो। जिस प्रकार से हमारे जीवन में निरर्थक भाषा का कोई प्रयोग नहीं होता, उसी प्रकार से अर्थहीन वाक्य का भी कोई महत्व नहीं होता। ध्वनि, रूप, अर्थ, शब्द, इन सभी के सहयोग से उचित प्रकार के वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी इकाई का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।